अपना बातनी चेहरा, जिसको कि हम अखलाक कहते हैं, जिसको कि हम एटीट्यूड कहते हैं, उसका भी उसी तरह से ख्याल रखना चाहिए। एटीट्यूड बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक स्किल्स में लोग आगे निकल गए, डिग्रियां भी ले ली हैं, लेकिन एटीट्यूड में बहुत पीछे हैं, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। वैल्यू वो चीज़ होती है जिसके लिए कि आप अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, जो ज़ाहिरी नुकसान होता है, लेकिन आप उसको जो है वो सेव कर सकते हैं। साइंस ने तरक्की की है, बिल्कुल लीनियरली ऊपर की तरफ गई है, और अखलाकियात जो है गोल चक्कर के अंदर घूम रही है। जिस जहन में आखिरत का तस्वर होता है, उस इंसान की ज़िंदगी में गहराई होती है, उसके विजन में, उसकी वैल्यूज़ में गहराई होती है। अखलाकियात, ठीक है, 1400 साल पहले कुछ रूल्स बने थे। हर शख्स पैदा होता है, उन रूल्स को आजमाता है, और आखिर में अपनी ज़िंदगी के पहुंचता है, हाँ ये रूल्स बिल्कुल ठीक थे, लालची नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद वो नीचे आ जाता है, और उसके बाद जो बच्चा होता है ना, वो कहता है अब मैं दोबारा तजर्बा करूँगा। मतलब एक छोटे से क्लिक पर आप दुनिया की हर चीज़ खोल के देख सकते हैं, तो उसकी मुझे कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता कि जहाँ तक मेरा फ़ायदा होता रहे वहाँ पे मैं सच बोलता रहूँ, और जहाँ पे मुझे नुकसान नज़र आ रहा हूँ मैं कहूँ नहीं यार। तो अब इंसान अपने आप को जब गिराना शुरू करता है, अब मैं फिर वही वाली बात करूँगा कि यहाँ से बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही है। इंसान खुद अपनी कीमत जब गिराना शुरू करता है, तो वो चंद हज़ार रुपए के लिए दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाता है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, बुराई मतलब एक क्लिक पे अवेलेबल। कीमत बढ़ाना शुरू करता है तो वो ये तक कहता हुआ हमें मिलता है कि मेरे एक हाथ पे चांद रख दो, एक हाथ पे सूरज रख दो, मैं फिर भी जो अपने काम से बाज नहीं आऊँगा। तो आज़ादी का मतलब, जिसे हम कहते हैं मानवी आज़ादी का मतलब जो है वो ये है कि एक इंसान अपने इरादों का मालिक। बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ाखिर, एक बहुत नामी ग्रामी शख्सियत है। हम एक सफ़र पे साथ थे, एक जर्नी पे साथ कुछ वॉलंटियर वर्क करने गए थे, एंड वहाँ से तारुफ हुआ, इंटरेक्शन हुआ, बहुत कुछ सीखा उस सफ़र में भी आपसे। तो सोचा थोड़ा वक्त निकाला जाए एंड आपसे कुछ मज़ीद सीखा जाए और एक सीरीज़ का स्टार्ट किया जा सके। मेरा एक बुनियादी सवाल है कि हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बड़ा एक अच्छा मशहूर जुमला है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़रूरी अहमियत वाली चीज़ों को देना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक स्किल्स में लोग आगे निकल गए, डिग्रियां भी ले ली हैं, लेकिन एटीट्यूड में बहुत पीछे हैं, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। व्हाट्स योर टेक ऑन, आप क्या समझते हैं किस तरह से अपने अखलाकियात को, एटीट्यूड को बेहतर किया जा सकता है, और क्या ये ज़रूरी भी है आज के माशरे में? ना सिर्फ आज के माशरे में, बल्कि जब से इंसान खल्क हुआ है उस वक्त से अब तक जो है वो ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो चीज़ ज़रूरी हो सकती है वो यही है। इंसान एक, जिसे कहते हैं खल्क, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। खल्क का मतलब है कि हमारा जिस्म ऊपर से नीचे तक जो हम लोग नज़र आते हैं, और दूसरा है खुल्क। और खुल्क हमारा अंदर का चेहरा, हमारा अंदरूनी चेहरा है, वो असल चेहरा है जिसको कि जब हम हमारी कहते हैं ना इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है, तो ये वो चेहरा है जब हम बात करते हैं तो वो लोगों के सामने आता है। क्या बात। तो ये चीज़ समझने की है कि इंसान को जिस तरह से कि अपने चेहरे का, अपने लिबास का, अपनी शक्ल व सूरत का, इन सब चीज़ों का इंसान ख्याल रखता है, तो उसका अपना बातनी चेहरा, जिसको कि हम अखलाक कहते हैं, जिसको कि हम एटीट्यूड कहते हैं, उसका भी उसी तरह से ख्याल रखना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि लोगों का अखलाक ख़राब हो रहा है, लोगों को बिगाड़ा जा रहा है, लोग कहते हैं कि इसके पीछे बड़ी साजिशें जो है वो की जा रही हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी कुछ डीप रूट्स हैं, एंड अनटिल अनलेस हम लोग उन डीप रूट्स को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम जो है हम लोग एड्रेस नहीं कर सकते। कहा ही जाता है कि इंसान की जो शख्सियत है वो उसके बचपन में बन चुकी होती है, यानी 3-4 साल 5 साल की उम्र में इंसान की पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। उस वक्त तक उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, उसको बनाने के अंदर उसके वालिदैन, यानी कि उस वक्त तक कोई स्कूल तो नहीं गया होता, माशरे में भी नहीं गया होता, लेकिन वो वहाँ से जो है वो सीख रहे होते हैं। वो बात नहीं कर सक रहे होते, लेकिन उनके अंदर ही वो सब चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जिस वक्त बच्चा बात करना शुरू करता है, उस वक्त पर उसकी पर्सनैलिटी आधी से ज़्यादा बन चुकी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम उस उम्र में बच्चों को वो वैल्यूज़ दे दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि क्या हमने अपने माशरे में इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, अपने इदारे के लेवल पर, अपनी नेशन के लेवल पर, अपने मुल्क के लेवल पर, क्या हमारे पास कोई वैल्यूज़ बची हैं या नहीं वैल्यूज़ बची हैं। जब तक हम उन वैल्यूज़ को अपने बच्चे में इंड्यूस नहीं करेंगे,
जिस तरह से कि हम लोग उसको शुरू से टोकना शुरू कर देते हैं और लोगों को यानी तमीज़ कायदा जो हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ उन वैल्यूज़ को हमें उनको सिखाना चाहिए। हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा अंडर रेट कर रहे होते हैं, समझते हैं कि नहीं इनको समझ में नहीं आएगा, उनको हमसे ज़्यादा समझ में आ रहा होता है। हम लोग जो बात कर रहे होते हैं, हमारे जो जेस्चर्स होते हैं, हमारा जो अंदाज होता है, हम लोग जिस तरह से फ़ोन पे उनके सामने बात कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें वो लर्न करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें फिर 20 साल के बाद माशरे में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। हम कहते हैं यार माशरा बिगड़ रहा है। आपको देखना ये पड़ेगा कि हमने उस माशरे को वैल्यूज़ दी क्या थी पिछले 20 साल पहले। अगर ये वैल्यूज़ को थोड़ा सा डब्बे से ऑन कर सकें, वैल्यूज़ से क्या मुराद है, मतलब अगर वैल्यूज़ को ज़रा सा वजाहत कर सके वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ से हमारी जो मुराद है वो बेसिकली ये है कि इंसान ने जब अपने बारे में सोचा है तो उसने अपने लिए कोई गोल्स, अपने कोई टारगेट जो हैं वो तय किए हैं या नहीं किए हैं। यानी कि हमने यानी एक इंसान है, वो अपनी एक जॉब जो है वो शुरू करता है, ठीक है। अब वो या मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो कंपनी एक दवाओं की मिसाल के तौर पे कंपनी है। मेरा चूंकि यानी कि डॉक्टरी के शोबे से, तो मैं वहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। एक कंपनी है, उसको अपनी सेल तो करनी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक अपनी वैल्यू बनाई है कि डॉक्टर्स को एजुकेट करना है, ठीक है। अब इस एजुकेशन को जब वो लोग वैल्यू बनाते हैं ना, तो इसके ऊपर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इस इन्वेस्ट करने की एक जो कॉस्ट है उसको उनको बियर करना होता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अपने लिए एक वैल्यू बनाई, मैंने अपने लिए ये वैल्यू मिसाल के तौर पे बनाई कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सही है, ठीक है। इस वैल्यू, अगर मैं इसको सचमुच में वैल्यू समझता हूं कि मुझे झूठ नहीं बोलना, ठीक है, सच बोलना है, तो इसकी मुझे कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता कि जहां तक मेरा फायदा होता रहे वहां पे मैं सच बोलता रहूं, और जहां पे मुझे नुकसान नजर आ रहा हूं मैं कहूं नहीं यार ये कोई ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पर झूठ बोल के अपना फायदा उठा लें। तो जहां पर वैल्यू वो चीज होती है जिसके लिए कि आप अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, जो जाहिरी नुकसान होता है, लेकिन आप उसको जो है वो सेव कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैंने अपने लिए अगर ये वैल्यू सेट की है कि मुझे लालच के पीछे नहीं जाना, मुझे लालची नहीं बनना। अब मुझे कोई किसी भी तरह से लालच दे, ठीक है, अब वो मुझसे कहते हैं कि भाई आप जो है वो एक चीज आप खरीदें, ठीक है, तो वो 10 रुपए की मिल रही है, 2 खरीदें तो 15 रुपए की है, ठीक है। मुझे जरूरत है एक चीज की जो 10 रुपए में आ रही है, ठीक है। अगर मैंने अपने लिए ये वैल्यू सेट कर लिया कि मुझे लालच के पीछे नहीं जाना, तो मैं वो एक चीज खरीद के 10 रुपए में आ जाऊंगा। मैं 15 रुपए की 2 चीजें नहीं खरीदूंगा, क्योंकि वो 5 रुपए जो मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूं उस 5 रुपए से दूसरी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल। तो अगर मैं अपने लिए एक वैल्यू सेट कर लूं कि मुझे लालची नहीं बनना, तो अब आप मुझे बताइए कि और इसको वैल्यू दूं और इसकी मैं कॉस्ट बियर करने को भी तैयार हूं साथ। जबरदस्त। तो फिर आप देखेंगे कि इस माशरे के अंदर कितनी तेजी के साथ जो है वो तब्दीली आएगी। यानी आप कहें कि हम आज से ये सोच लें कि हमें लालच नहीं करनी। ब्यूटीफुल। मुझे अब आप मुझे बताइए कि किस तरह से जो है वो कोई मुझे जो है वो सिड्यूस कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है अपने गोल से? नहीं कर सकता। मतलब मैं अपनी जगह पर बहुत मुस्तहकम हो गया हूँ, मैंने एक बात सेट कर ली कि मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। जो मैं समझ पाया वैल्यूज़ ये कि आपने कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट किए हुए कि इन चीज़ों के मुस्तनद, इन चीज़ों को देखते अपनी ज़िंदगी को गुजारूंगा। जस्ट लाइक मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इल्म हासिल करने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, अखलाकियात को पढ़ना है, सारी चीज़ें। तो वैल्यूज़ बहुत इसमें एक बहुत मैंने मज़ेदार चीज़ पढ़ी थी, मुझे इतना हिफ्ज़ नहीं रहती चीज़ें कि मैंने कहाँ पढ़ी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत बात पढ़ी थी। देखें साइंस है, ठीक है, न्यूटन ने एक लॉ बना दिया कि जी हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके ऊपर बिल्डअप होता गया और उसके बाद मिसाइल बन गए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो ईजाद हो गए, आज इंसान मार्स तक पहुंच गया उन लॉस के ऊपर अमल करते हुए कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो साइंस ने हमेशा लीनियरली प्रोग्रेस किया है, ठीक है। एक उसूल तय हुआ, उसके ऊपर तजर्बात हुए, उसको लॉ बना दिया गया और उसके ऊपर बेस करते हुए साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है। अखलाकियात, ठीक है, 1400 साल पहले कुछ रूल्स बने थे। हर शख्स पैदा होता है, उन रूल्स को आजमाता है और आखिर में अपनी जिंदगी के पहुंचता है, हाँ ये रूल्स बिल्कुल ठीक थे, लालची नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गिबत नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद वो नीचे आ जाता है और उसके बाद जो बच्चा होता है ना वो कहता है अब मैं दोबारा तजर्बा करूंगा। तो
साइंस ने तरक्की की है, बिल्कुल लीनियरी ऊपर की तरफ गई है, और अखलाकियात जो है गोल चक्कर के अंदर घूम रही है। जिन माशरों के अंदर अखलाकियात गोल चक्कर में घूमेगी, ये याद रखें कि वो माशरों की यही हालत होगी, यही सारे इंसिडेंसेस आपको मिलते रहेंगे, इसी तरह से लोग जलते हुए मिलते रहेंगे, इसी तरह से लोग बर्फ के अंदर या आग में जलते हुए आपको मिलते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत। प्रॉब्लम ये कि इन रूल्स को अपनाएं और समझ लें कि हमारे बुजुर्गों ने भाई तजर्बा कर लिया और उन्होंने नुकसान उठा लिए, और अब हमें इधर से आगे बढ़ना है। जबरदस्त। फिर आप देखें कि ये जो कहते हैं ना कि फलाने बुजुर्ग उस मेराज पे पहुंच गए थे, ये पूरा माशरा उस मेराज पे पहुंच सकता है, लेकिन आप माने तो सही कि हमने इन वैल्यूज़ को वैल्यू देनी है। ज़बरदस्त। आई थिंक जो जुमला आपने कहा वैल्यूज़ को वैल्यूज़ देनी है बहुत ही अहम है। दूसरी बात जो आपने कही, मुझे बड़ा अच्छा सुकरात का जुमला भी याद आ रहा है। सोक्रेटिस कहता था कि अगर मरने से पहले अगर कोई अपना एहसान करो, वो ये एहसान ज़रूर करो, तुमसे पहले जो लोग आए उन्होंने जो काम किया उसे पढ़ लो। ज़रूरी नहीं कि तुम हर चीज़ से ट्रायल से गुजरो, हम दूसरों की ज़िंदगी को पढ़ के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम सीखना चाहें। मेरी आपसे पहले भी इस पर डिस्कशन हुई थी, सफ़र पे हमने बात की थी मानवीय आज़ादी के ऊपर, स्पिरिचुअल फ्रीडम, जो कि एक बहुत ही अहम मौजू है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या समझते हैं? मुझे इस मौजू के ऊपर कोई ख़ास कंटेंट नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछा जाए कि मानवीय आज़ादी असल में है क्या। नहीं, अब जो है इसके ऊपर कंटेंट भी मौजूद है, उस्ताद की कुतुब भी इसके ऊपर मौजूद है, और जो यानी जिन किताबों ने कि एटलीस्ट मेरी लाइफ जो है वो चेंज किया है, मैं उसको बिल्कुल लाइफ चेंजर कुतुब में से कहता हूँ, वो मानवीय आज़ादी ही के नाम से जो है वो छप भी चुकी है। बेसिकली हम लोग जो यानी जिस वर्ल्ड में रहते हैं ना, वो मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, और हम हैं खुद मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है, हमारा जिस्म जो है वो मटेरियल है, हम लोगों ने अभी बैठ के खाना खाया है तो वो हमारे जिस्म की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास जिस्म है वहीं पे हमारे पास अक्ल भी है, और वहीं पे हमारे पास दिल भी मौजूद है, हमारे पास कल्ब भी है, हमारी रूह भी जो है वो मौजूद है। तो जिस तरह से इल्म, जिस तरह से कि जिस्म को एक ग़िज़ा की ज़रूरत है, उसी तरह से अक्ल की ग़िज़ा जो है वो इल्म है, बेशक, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जो रूह है, हमारा जो कल्ब है, उसकी ग़िज़ा जो है वो अखलाक है, ठीक है। अगर हम यहाँ से आके देखना शुरू करते हैं तो यहीं से हमारी आज़ादी का तस्वुर भी निकलता है, जिस तरह से कि एक इंसान के जिस्म को कैद किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसी तरीके से क्या इंसान की अक्ल को भी कैद किया जा सकता है, क्या इंसान की रूह को और इसके कल्ब को भी कैद किया जा सकता है। यहाँ से ये तस्वुर आता है कि जिस तरह से कि जिस्म को हम कहते हैं ना कि किसी शख्स को आप विदाउट एनी रीज़न जो है वो कैद नहीं कर सकते, इसी तरह से इंसान की अक्ल को भी आप कैद नहीं कर सकते, इंसान की रूह को भी आप कैद नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच वी कैन कॉल कि ये मानवीय आज़ादी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ओरिजिनेट होता है। बहुत ही खूबसूरत आपने बात की कि अपनी रूह को भी ग़िज़ा देने की ज़रूरत है, रूह की ग़िज़ा अखलाकियात है। बहुत खूबसूरत आपने डिस्कशन की स्पिरिचुअल फ्रीडम के हवाले से। मेरा एक जहन में एक और सवाल इसी को लिंक करते हुए कि किस तरह से स्पिरिचुअल फ्रीडम को, मानवीय आज़ादी को ज़िंदगी में हासिल किया जा सकता है। इस ज़िंदगी के अंदर हम किस तरह हम अपनी रूह को इस ख़ास तौर पर इन परेशानियों से आज़ाद कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, एक परवान चढ़ा सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन? इसके अंदर ख़ासतौर पर उस्ताद ने इस बहस को जिस तरह से छेड़ा है, मैं उसी ही पैराए में आपसे जो है वो बात करूँगा। वो ये कि इंसान जो भी शख्स है, उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि वो कितना पढ़ा लिखा है और कितना इंटेलेक्चुअल है, नहीं, कोई भी शख्स जो भी अक्ल व शऊर थोड़ा बहुत रखता है ना, वो ये सोचे कि वो अपने आप को कितनी वैल्यू देता है, ठीक है, अपने आप को अहमियत कितनी देता है। उर्दू में मैं इसको लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अपने आप को कितनी अहमियत देता है, यानी ये कि उसने अपनी कीमत क्या लगाई है। यानी अगर एक पलड़े में इंसान अपने आप को रखे और ये सोचे कि मेरी कम से कम कीमत जो है वो क्या होनी चाहिए, तो वो दूसरे पलड़े में वो उसको क्या रखेगा, यानी जिसके बदले में वो अपनी आज़ादी को बेचने को तैयार हो। क्या बात, ठीक है। तो अब ये जो है वो बड़ा यानी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इंसान के लिए, लेकिन जब हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने जवाब जो है वो साफ साफ जो है वो मौजूद है। वो जवाब क्या है कि इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया, ठीक है, इसको कोई कैद करने का जो है वो सवाल नहीं है। अच्छा, इस पूरी की पूरी वर्ल्ड में जिसमें हम लोग जाहिर सी बात रहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, अब जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमें हर चीज़ मटेरियल नज़र आती है और इंसान हर वक्त यही कोशिश कर रहा होता है कि क्या मेरी कीमत ये है,
ठीक है, क्या मेरी कीमत ये है? एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा ट्राईसाइकिल के लिए रो रहा होता है, ठीक है ना, और वो समझ रहा होता है बस मुझे ये मिल गई तो कायनात मिल गई, यानी कि मेरी कीमत मुझे मिल गई, ठीक है। चंद दिनों के बाद वो बाईसाइकिल के लिए उसी तरह रोता है, उसके बाद वो गाड़ी के लिए रो रहा होता है, और उसके बाद उसकी कोई हद नहीं है। तो ये कीमतें चेंज हो रही हैं? नहीं, कीमतें चेंज नहीं हो रही। असल में इंसान ने अपनी वैल्यू को पहचाना ही नहीं है, ठीक है। ये सबके सब, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। खुदा तो ये कहता है कि हमने चांद, सितारे, सूरज, ज़मीन, दरख्त, समंदर ये तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, तो तुम इनके पीछे क्या जा रहे हो? ये तो है ही तुम्हारी खिदमत के लिए, ठीक है। फिर तुम्हें किसके लिए पैदा किया? तुम्हें अपने लिए पैदा किया। तो ये जो रूह है ना, इट बिलोंग्स टू खुदा। ये खुदा कहते हैं ना कि रूह जो है वो वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, खुदावंद आलम ने जिस पुतले को खल्क़ किया उसके बाद कहता है कि इसके अंदर मैंने अपनी रूह इन्फ्यूज़ की, नफ़ख्तु फूकी, ठीक है। तो ये रूह इतनी कम वैल्यू नहीं रखती, ये खुदा से ताल्लुक़ रखती है, इसको बहुत कम कीमत पे नहीं बेचना। अगर इंसान ये समझ ले कि उसको उसकी कीमत क्या है, तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं करामत नफ्स, यानी कि इंसान है उसकी जो अपनी जो अहमियत है या इज्जत है उसके खिलाफ क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे जैसे कि अभी हमने बात की थी लालच की, ठीक है, कि इंसान अपने आप को एक छोटी चीज़ के लिए उस लालच की वजह से अपने आप को गिरा देता है। इसका एक तो कॉन्सेप्ट ये कि नहीं लालच बुरी बला है और इसका नुकसान होता है, उससे आपको फिजिकल नुकसान होता है, माली तौर पे नुकसान होता है। लेकिन इंसान ये सोचे कि ये जो लालच है ना, ये मेरी शान के खिलाफ है। मैं बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, मेरी एक शान है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे अल्लाह ने खल्क़ किया अपने लिए। मेरी ये शान नहीं है कि मैं इन चीज़ों के पीछे जो है वो अपना वक्त और अपनी एनर्जी को खर्च करके और तबाह बर्बाद करूँ, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मटीरियल गेन्स होते हैं इस ज़िंदगी में जिसके लिए हमें कभी झूठ बोलना होता है, कभी किसी को धोखा देना होता है, कभी खुदा ना खासा किसी को रिश्वत देनी पड़ती है, ठीक है, ब्राइब करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात यहाँ तक इंसान पहुँच जाता है कि उन चंद रुपयों के लिए ना दूसरों को नुकसान तक पहुँचाने को राज़ी हो जाता है, ठीक है। तो अब इंसान अपने आप को जब गिराना शुरू करता है, अब मैं फिर वही वाली बात करूंगा कि यहाँ से बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही है। इंसान खुद अपनी कीमत जब गिराना शुरू करता है तो वो चंद हज़ार रुपए के लिए दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाता है, बेईमानी करने को तैयार हो जाता है। और जब अपनी कीमत बढ़ाना शुरू करता है तो वो ये तक कहता हुआ हमें मिलता है कि मेरे एक हाथ पे चांद रख दो, एक हाथ पे सूरज रख दो, मैं फिर भी जो अपने काम से बाज नहीं आऊँगा, ठीक है। ये कौन कह सकता है? ये वो कह सकता है कि जिसे अपनी वैल्यू पता है, जिसे अपनी कीमत पता है। तो आज़ादी का मतलब, जिसे हम कहते हैं मानवी आज़ादी का मतलब जो है वो ये है कि एक इंसान अपने इरादों का मालिक हो। जो शख्स अपने इरादों का मालिक है वो मानवी तौर पे आज़ाद है। अब आप उसको जो है वो रस्सियों से बांध दें, आप उसको जेल में कब डाला जाता है? जब उसे सामने वाले को पता होता है कि नहीं, इसकी मैं रूह को ख़रीद नहीं सकता, ठीक है। जब आप किसी की मानवी आज़ादी को रुपए पैसों से खरीद लेते हैं तो उसको जेल में डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती, ठीक है। प्रॉब्लम ये कि आज के इस दौर में जहाँ नेटफ्लिक्स, बुराइयाँ, हर चीज़, ग्लैमर जो है ना पीक पर है। आपने तो ज़िंदगी का एक बहुत तवील हिस्सा गुजारा, आप यूएस में भी रहे, यूके में भी रहे, कतर में भी आपका विजिट, इतना इंटरनेशनल आपकी ट्रैवलिंग है, दुनिया आपने देखी भी है। मतलब इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, और हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, मतलब वो मौजू नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवीय आज़ादी। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, बुराई मतलब एक क्लिक पे अवेलेबल है। मतलब एक छोटे से क्लिक पर आप दुनिया की हर चीज़ खोल के देख सकते हैं। झूठ बोलना तो अब कोई बात ही नहीं, व्हाट्सएप पे वो ऑफलाइन कर दिया, मैं सो रहा था। मतलब छोटी छोटी बुराइयाँ बहुत ईजीली अवेलेबल हैं। कैसे बचा जाए इस दौर में? कैसे अपने आप को इंसान सेव करे? मतलब स्पिरिचुअल फ्रीडम तो एक अलग लेवल है मेरे ख्याल से। बैक टू डिफर, बट आई वुड से दैट सच की अपनी ताकत है, हक की अपनी ताकत है, रियलिटी की अपनी एक ताकत है, ठीक है। जब हम किसी के सामने बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में सही बात रखते हैं ना, तो फिर ये सारा का सारा मीडिया और ये सब कुछ मिल के भी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। यानी इसे कहते हैं ना कि एक पानी बह रहा होता है, उस पर कुछ बबल्स बन जाते हैं, ठीक है ना, इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं है। और इस दुनिया को जो है यही कहा गया है, असल चीज़ तो वो पानी है जो कि नीचे है, ठीक है ना, उसको आप थोड़ी देर को छुपा सकते हैं उस झाग के साथ। तो ये सबका सब जो है ना वो सिर्फ उस झाग की तरह से थोड़ी देर आप रुकें और
इंतज़ार करें तो वो सब कुछ जो है वो सामने आ जाता है। थोड़ी देर ना इंसान को रुक के एक दफ़ा सोचने की सिर्फ ज़रूरत है। ये मौज़ूआत रखे ही नहीं जब जाएंगे लोगों के सामने, तो फिर वो इस तरफ आएंगे किस तरीके से? सही बात। यानी वो कहते हैं ना कि जहाँ पर से कि ये नेचुरल गैस पैदा हुई है ना, उन लोगों को पता ही नहीं है नेचुरल गैस क्या होती है, तो उनको कमी महसूस नहीं होती। ठीक है ना, एक दफ़ा उनको टेस्ट तो करवा दें कि भाई ये है हकीकत। और एक दफ़ा जब हक से आशनाई होती है, जब इंसान हक की तरफ उसका दिल माइल होता है और वो महसूस करता है इस आज़ादी को और अपनी अहमियत को और अपनी शान को, तो फिर वो कहता है कि मैं यानी ये जो चीज़ें मेरी शान से गिरी हुई है ना, अब मुझे उस तरफ कदम रखना नहीं है। तो चीज़ों से बचाना नहीं है, चीज़ों से बचने की सलाहियत इंसान के अंदर पैदा करनी है। इस वक्त मुझे बहुत खूबसूरत एक बात याद आई, अगर आप वक्त दें तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा है कि हम कहते हैं तकवा का तर्जुमा आमतौर पर क्या किया जाता है? नेक आदमी है, कोई बहुत ही साले आदमी है, हाँ, अच्छे काम करता है। आप कुरान पढ़े तो उसका नीचे लिखा होता है परहेजगार। मुत्तकी कौन है? परहेजगार। ये जो आम तौर पे परहेज का मतलब क्या है? बचना, अपने आप को परहेजगार। ठीक है, तो इससे आता है एक नेगेटिव सेंस। परहेज मतलब बचो, यानी अगर आप मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, जो कि बुक्स में भी मौजूद है, झूठ से बचना है मुंह में पत्थर भर लें, ज़बान खुले। ग़ीबत से बचना है मुंह में पत्थर भर लें, सी लें खोटों को। दिस इज नॉट तकवा। ये परहेज तो है, हाँ, झूठ बोलने से आप बच तो जाएंगे, परहेज तो कर लेंगे, लेकिन इसको क्या आप मुत्तकी कह सकते हैं इस शख्स को? नहीं, मुत्तकी नहीं कह सकते। तकवा बेसिकली एक वैल्यू है, एक जौहर है, एक ताकत है जो कि इंसान के अंदर होती है, जो कि उसको बचाती है। यानी इट्स नॉट लाइक कि आप किसी को हथकड़ी बांधने के अब ये चोरी नहीं कर सकता, नहीं, इंसान के अंदर एक ये और इसको हम कहते हैं एक रूहानियत, इसको हम कहते हैं एक नूरानियत जो मौजूद होती है, जो इंसान को असल में जो वो बचाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम लोगों के सामने पेश करेंगे तो फिर उनको मालूम होगा कि ये सब के सब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड यू नो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस वक्त हमारे माशरे में लैक करती है वो पॉजिटिव थिंकिंग है। आप किसी को अगर पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले आते हैं कि नहीं देखो यू थिंक पॉजिटिव, और आप किसी से कहते हैं कि परहेजगार बनो यानी मुत्तकी बनो, वो कहता है अच्छा यानी कि दुनिया ही छोड़ दें। एग्जैक्टली, नहीं, दुनिया नहीं छूटनी होती। पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है लोगों का तकवा के बारे में, बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव। मतलब दीनदार होना भी समझ ला दुनिया को छोड़ देना ज़ोहद की तरफ। बट थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत आपने बात की। मैं सिर्फ जाते जाते एक इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इंशाल्लाह आगे भी हम बात करेंगे। मानवीय जाति पे बात की गई, किस तरह से सर्टेन किया जा सकता है इस पर बात की गई, वैल्यूज़ पे हमने बात की। एक आपने एक और बड़ा खूबसूरत डिस्कशन छेड़ा था तसव्वुर कायनात, उस कायनात का क्या तसव्वुर है। मतलब मैं सिर्फ जाते जाते एक सवाल, एक तवील जवाब इसका बिल्कुल दे सकते हैं कि तसव्वुर कायनात क्या है, ये वर्ल्ड है क्या, मतलब ये ज़िंदगी, इस कायनात की क्या हकीकत है। मतलब आपका एक माशाल्लाह एक वसी तजुर्बा रहा है पढ़ने का। मतलब मैं भी बहुत सी चीज़ें कर रहा होता हूँ, बैक टू बैक काम कर रहा होता हूँ। मुझे हसनैन रजब अली का जुमला बेहद पसंद है, व्हेन यू कीप इटर्निटी इन योर माइंड योर विजन्स बिकम शार्पर। जिस जहन में आखिरत का तसव्वुर होता है उस इंसान की ज़िंदगी में गहराई होती है, उसके विजन में, उसकी वैल्यूज़ में गहराई होती है। बट व्हाट्स योर टेक ऑन, आप किस तरह से समझ रहे हैं इस कायनात का, क्या तसव्वुर है आपके जहन में? देखिए, इंसान जो पैदा हुआ है, आप भी छोटे होंगे, आपके बहन भाई भी, और आप किसी से भी माशरे में जाके निकल के पूछें, उससे पूछें कि कभी तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया है कि हम आए कहाँ से? ठीक है, हर एक कहेगा हाँ, हमने बचपन में पूछते थे यार कि हम कहाँ से आए, अच्छा वालिदैन ने सिर्फ आए, अच्छा वो कहाँ से आए, वो वहाँ से आए, वो वहाँ, अच्छा ये पहला इंसान कहाँ से आया था, अच्छा ये दुनिया कहाँ से आई है। ठीक है, तो ये इंसान के अंदर एक रख दी गई है चीज़ कि इंसान ये सोचता है कि ये जो कायनात हमें नज़र आ रही है इसका ओरिजिन कहाँ से। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको आसान अल्फाज में हम तसव्वुर कायनात कहते हैं कि इस कायनात की ओरिजिन के बारे में आप क्या तसव्वुर रखते हैं, आप किस थ्योरी के जो है वो मालिक हैं। ठीक है, इसमें दो सादा सी जो चीज़ें हैं वो ये है कि ये या तो ये मटेरियल जो हमें नज़र आ रहा है ये मटेरियल ही है, ठीक है, और अगर ये मटेरियल है तो ये मटेरियल ही से वजूद में आई है और ये मटेरियल जो है वो एक दिन आके ख़त्म हो जाएगा ना, इसका हमें कोई स्टार्ट है, और स्टार्ट है तो मटेरियल है, और इसका एंड तो है ही नहीं कोई, क्योंकि वो आखिरकार ये डिसइंटीग्रेट होगी और ये कायनात जो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई शख्स इस तसव्वुर कायनात को, इस वर्ल्ड व्यू को लेके बड़ा होता है, ठीक है,
तो आप मुझे बताइए उसको किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। ऑब्वियसली वो इस दुनिया की दिस इज द वर्ड एंड दिस इज द वर्ड एंड देयर इज नथिंग आफ्टर दैट, सो व्हाटएवर यू कैन अचीव जस्ट अचीव इन दिस वर्ल्ड। उसी भागदौड़ में लगा रहेगा, उसी भागदौड़ में लगा रहेगा, और इसके लिए उसके पास कोई अखलाकियात नहीं होगी। अब वो कहेगा कि ठीक है मेरी ये 60-70 साल की जो जिंदगी ना, इसके बाद कोई आगे जिंदगी नहीं है और मैं कहीं से आया तो होने ना, मुझसे पहले कोई ना बाद में कोई। अब इसके अंदर जो कुछ मैं कर सकता हूँ बाय व्हाटएवर मींस, वो मेरे लिए हलाल है, ठीक है, और तमाम अयाशियां भी हलाल हैं, और ये सबका सब ठीक है। अब आप सोचें कि इस माशरे के को जिस तरह से कि आगे बढ़ रहा है, उनको कंफ्यूज किया जा रहा है उनके इस तस्वुर के बारे में, ठीक है। अगर एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इसको मान लेता है, तो इस माशरे का हाल क्या होगा, इस सोसाइटी का हाल क्या होगा, और वो सोसाइटी जिनके अंदर ये है प्रॉब्लम, उनका हाल हो क्या चुका है, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं। और अब दूसरा जब हम कॉन्सेप्ट लेते हैं इसका कि नहीं, वी हैव बीन, दिस वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड, देयर इज अ क्रिएटर जिसका एक पर्पस है, उस पर्पस के तहत इस दुनिया को बनाया गया, उस पर्पस के तहत हमें बनाया गया और हमें आगे जाना है। अब इसके अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, इसके सोचने का अंदाज क्या हो जाएगा। ये कहेगा कि मेरे पास ये जो 60-70 साल की जिंदगी है, इसमें एक लम्हा मेरा जाया नहीं होना चाहिए, मुझे वहां की तैयारी करनी है। कहाँ की तैयारी करनी है? विच इज दी इटर्निटी, जहाँ पे कि आपको कभी, जो अब तुमने बात शुरू की, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है कि जब एंड आपके जहन में होना कि वो हमेशा हमेशा की जिंदगी, तो ये 60-70 साल की जिंदगी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इन बज़ाहिर तकलीफों के अंदर। लेकिन जो लोग के पहुंचे हुए लोग हैं ना, वो तो ये कहते हैं कि क्या जन्नत में भी कोई जगह होगी यहाँ पे नमाज पढ़ सके। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की, एंड थैंक यू सो मच, बेहद शुक्रिया।